जय जिनेन्द्र। मैं अरुण कानूंगा, आपका होस्ट और दोस्त, लेके आया हूं जन्म के पिच के ऊपर 51वां सेशन। इस लॉकडाउन की सीरीज में ये हमारा 51 सेशन है। कल हमने 50वां सेशन कंप्लीट किया था। आज जब हमारा लॉकडाउन पूरा हो चुका है तो हम लोग एक नई सीरीज के साथ आज शुरू कर रहे हैं और ये टोटली नॉलेज ओरिएंटेड सेशन है। दोस्तों, लॉकडाउन के अंतर्गत करीबन 70 डेज हमारी इंडस्ट्री बंद रही, हमारे सबके शॉप बंद रहे, हम लोग शायद कोई बिना प्लानिंग के घर पे रुके हुए थे, तो हमारी इकोनॉमिक काफी डाउन गई। उसको देखते हुए हम लॉकडाउन 3 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने 20 लाख करोड़ जैसे बड़े राहत पैकेज की घोषणा की, जो कि हमारे जीडीपी का 10% है। और बाद में निर्मला जी सीतारमण, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे 5 दिन में हमें समझाया। तो सब पहले ही दिन निर्मला जी सीतारमण ने 3 करोड़ लाख के पैकेज की घोषणा की, 3 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा एमएसएमई के लिए की। मतलब सरकार खुद ये मान रही है कि एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है और पूरे राहत पैकेज का 15% सिर्फ इस एक स्कीम के अंतर्गत देना अपने आप में दिखा रहा है कि एमएसएमई एक भारत की रीढ़ की हड्डी के लिए समान है। तो आज हम एमएसएमई के रिगार्डिंग कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद ये नाम भी न्यूज में पहली बार सुना है। हालांकि एमएसएमई 2006 से एक्ट बन चुका है, लेकिन काफी लोगों ने इसको जाना भी आज पहली बार है या न्यूज में नाम सुना है। तो एमएसएमई क्या है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके क्या क्या कॉम्प्लायंसेस है, कौन से बेनिफिट्स है, और ये स्कीम हमें कैसे अवेल करनी है, इस लोन की स्कीम में क्या क्या है, मतलब पूरा हम क्रश आपके लिए लेके आए हैं। और मेरे साथ जाने माने 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हैं। मैं माफ कहूं 3 नहीं 4, हम चारों 4 सीए ही हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट लेवल के 3 लेवल के सीए पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए प्रमोद जी जैन का। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर श्री डूंगरचंद जी जुड़े हैं, जिसको हम डीसी जैन, हमारे अपने बालोतरा निवासी। सर, आपका स्वागत है। और हमारे तीसरे अपने सूरत से यंग डायनामिक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए राहुल जी जैन, राहुल जी अग्रवाल। वैसे अग्रवाल भी एक इज अ पार्ट ऑफ जैन ही था, तो मेरे मुंह से निकल गया। राहुल जी अग्रवाल, स्वागत है सर आपका भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको इन तीनों जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, और फिर हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एमएसएमई के रिगार्डिंग कुछ चीजें जानने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके फेसबुक लाइव पे क्वेश्चन आएंगे, हम उनको रियल टाइम इन तीन हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मैं परिचय देता हूं सीए प्रमोद जी जैन का। सीए प्रमोद जी जैन, आप एक बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी श्री राम कॉलेज यूनिवर्सिटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुए हैं। उसके बाद आपने सीए, सीएमए, एलएलबी, अगर मैं ये लिस्ट पढ़ूं तो हमारे इंस्टीट्यूट के इतने कोर्स आपने किए हुए हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। भाई साहब ने इतनी बुकें लिखी है, मैं अगर बुकों की लिस्ट पढ़ूं तो करीबन मेरा पूरा घर का शेल्फ भर जाए, इतनी आप बुकों के ऑथर हो। ये प्रमोद जी जैन 2019 से 21 हमारे सेंट्रल काउंसिल, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी बॉडी है, उसमें इलेक्ट होकर आए हैं। और तकरीबन 25 कमिटी में आप अब एज ए मेंबर सेवाएं दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की जो हमारी कमिटी है, उसके अंदर आप पिछले 2 साल से एज ए वाइस प्रेसिडेंट सेवाएं दे रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट की पीयर रिव्यू संस्था हो, उन सब में एज ए प्रेसिडेंट भी आप अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। जितने आप प्रोफेशनली आगे हैं, उतने ही आप सेवा के कार्य में भी आगे रहते हैं। और दोस्तों, मैं एक और जानकारी दे दूं आपको कि कई बार वेब पोर्टल जो हमारे इंस्टीट्यूट के या हमारे अलग अलग संस्थाओं के वेब पोर्टल्स होते हैं, जिनमें हम लोग सीए भी क्वेश्चन करते हैं, तो उनके एक्सपर्ट सॉल्यूशन में सीए प्रमोद जी जैन ने 19,000 क्वेश्चन के आंसर देके उस लिस्ट में सबसे पहले हैं। मतलब आपकी जो नॉलेज स्प्रेड की जो एबिलिटी है वो सबसे ऊपर है। और प्रमोद जी ये जानते हैं कि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। तो ऐसे बहुमुखी अनुभव धनी के ये सीए जैनम पेज आपका हार्दिक स्वागत करता है सर। हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट जुड़े हैं वो हमारे अपने बालोतरा निवासी डूंगरचंद जी जैन। बहुत से भाई लोग इन्हें डीसी के नाम से भी जानते हैं। डूंगरचंद जी जैन मदुराई से 2005 से अपनी प्रैक्टिस चला रहे हैं। मदुराई की जो हमारी लोकल ब्रांच थी सीए की, उनमें आपने 6 वर्ष तक कार्यकाल एज ए वर्किंग कमेटी मेंबर आए। उसके बाद आपने सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की पदवी भी संभाली। उसके बाद डूंगरचंद जी ने 2016 से लेकर 19 की जो
हमारी रीजनल काउंसिल होती है, उसमें आप इलेक्ट होकर मेंबर बने। 2019 से 21 की जो रीजनल काउंसिल है उसमें आप एज ए चेयरमैन अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक्सेल के ऊपर प्रोफेशनल के काम आने वाली बुक्स के ऑथर भी हैं। स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम आप थ्रू आउट रैंक होल्डर्स की लिस्ट में बने हुए थे। हमारे अपने डूंगर जी का जन्म पेज हार्दिक स्वागत करती है। और तीसरे जो हमारे जुड़े हैं, यंग डायनामिक एंथुजियास्टिक, मैं कहूं तो एक नया किरदार आज निभा रहे हैं शायद सीए राहुल जी अग्रवाल। बहुत जल्दी हम इन्हें भी सेंट्रल काउंसिल या डब्ल्यूआरसी में देखेंगे। अभी आप सूरत ब्रांच के अंदर एज ए ट्रेजरर अपना काम देख रहे हैं। राहुल जी की मैं बात कहूं तो राहुल जी अग्रवाल युवा शाखा पिछले ही साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनके कार्यकाल में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, वोट देगा युवा, जिसमें मुझे शायद यहाँ तक तकरीबन 4-1 लाख एप्लीकेशन युवाओं की राहुल जी ने यहाँ सबमिट करवाई थी। ये जितने प्रोफेशनली इन्वॉल्व है अपने बिजनेस में, उतने सामाजिक कार्यों में भी उतने इन्वॉल्व है। आज मैं अग्रवाल या समाज की अगर बात करूं तो कुछ जिन लोगों में राहुल जी का नाम आगे आता है। इवन आज भी राहुल जी उतने अगर है, तो ऐसे राहुल जी का स्वागत करती है जन्म मंच। सर स्वागत है। दोस्तों हम शुरू करते हैं एसएमई के रिगार्डिंग। सर हमने इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। एमएसएमई क्या है, उसके कॉम्प्लायंसेस का आंसर हमें प्रमोद जी और डूंगर जी देंगे, और एमएसएमई की जो लोन की स्कीम्स हैं उसका आंसर राहुल जी देंगे। ये कोई बाध्य नहीं है, अगर कहीं भी आपको लगता है कि कुछ आपको एडिशन करना है तो सर मोस्ट वेलकम है। ये हमने सिर्फ एक खाली ताकि एक प्लानिंग रहे, लोगों को पूछने में भी आसानी रहे। तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एमएसएमई के रिगार्डिंग। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा प्रमोद जी से। प्रमोद जी, सरल भाषा में एमएसएमई क्या है? क्योंकि हमारे साथ बहुत से लेमेन जुड़े हैं जो इतने प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, तो उनको समझना हो तो एमएसएमई आखिर क्या है एक सरल भाषा में। थैंक यू अरुण जी। जय जिनेंद्र, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज देखो एक खूबसूरती की बात है, मैं भी यही नोट कर रहा था कि आज हमारे इस प्रोग्राम में साउथ से हैं, वेस्ट से हैं और नॉर्थ से है, ईस्ट नहीं है, लेकिन तीनों लोकेशन से हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर वी आर डिस्कसिंग दिस। तो बहुत बढ़िया बात है। एमएसएमई की अगर हम बात करें तो एक्चुअली देखा जाए तो एक ये एक्ट बना था सन 2006 में, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये अभी आज का नहीं आया, 2006 का आया। और आप लोगों में से कई लोग जो कंपनीज में काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में भी कर रहे हैं, हो सकता है काफी लोगों को ये पता हो कि अगर आप किसी ऐसे एंटिटी एंटरप्राइजेस से काम कर रहे हैं जो कि माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है, कि माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी 2 मिनट के अंदर। अगर उनसे आप कर रहे हैं तो आपको उनको विद इन टाइम पीरियड कुछ पेमेंट करनी है। ये माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है, ये एक तो सबसे बड़ी बात है। ये जो जितनी भी एमएसएमई की बात करेंगे आज, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटी के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस वाला ही इसके अंदर रजिस्टर कर सकता है। माइक्रो कौन है आज की डेट में? माइक्रो है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट मशीनरी 25 लाख से नीचे है। स्मॉल वो है जिसकी की 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की प्लांट मशीनरी है। ये प्लांट मशीनरी में लैंड बिल्डिंग नहीं आती, कार व्हीकल ये सब नहीं आता। और मीडियम जो है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्लांट मशीनरी की लिमिट है। और अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो वो आज की डेट में है माइक्रो के केस के अंदर, अगर वो 10 लाख से नीचे की इक्विपमेंट है, और सर्विसेज के अंदर मेरा आ गया जैसे मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, ये सारे भी आ गए, या फिर कोई एएमसी कर रहा है, वो सब भी आ गए। स्मॉल के अंदर इक्विपमेंट की लिमिट है 10 लाख से लेकर 2 करोड़, और मीडियम की है 2 करोड़ से 5 करोड़ की इक्विपमेंट की ग्रॉस वैल्यू। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हम ये जो बात कर रहे हैं, हमने तीनों को डिफाइन किया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। जो रजिस्ट्रेशन होता है सिर्फ माइक्रो और स्मॉल का होता है, मीडियम का नहीं होता। जो बेनिफिट्स भी है वो माइक्रो और स्मॉल वालों को मिलते हैं, मीडियम वालों को नहीं मिलते। माइक्रो एंड स्मॉल वालों के ही रजिस्ट्रेशन होता है, मीडियम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी घोषणा की थी
अभी वो घोषणा की है, अभी वो लॉ नहीं बना है, वो घोषणा ही है, कभी भी लॉ बन सकता है, जिसमें उन्होंने इस लिमिट को रिवाइज किया। लिमिट को रिवाइज किया। मैं बस लिमिट बता के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि उसमें और बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं। मैं अभी शुरुआत में सिर्फ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्या सिर्फ उसी के बारे में बता रहा हूँ। जो माइक्रो मैंने कहा था कि अब उन्होंने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों इकट्ठी कर दी, दोनों की एक ही लिमिट बना दी। माइक्रो वो यूनिट रहेगी जिसकी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है एंड टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। यानी कि मान लीजिए उसकी इन्वेस्टमेंट तो 50 लाख है, लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गई तो वो माइक्रो नहीं रहेगा। दोनों कंडीशन मीट आउट करनी है। माइक्रो 1 करोड़ से नीचे की इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं, और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे। स्मॉल की जो डेफिनेशन उन्होंने कही है अभी, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे और टर्नओवर जो है, सेल जो है मेरी, वो 50 करोड़ से नीचे। और मीडियम, इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से नीचे और टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे। तो ये मेरा डिफाइन किया गया है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटीज। माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है, मीडियम। अरुण जी आगे। सर अभी मैं जस्ट मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद पार्लियामेंट में ये लॉ आज पास हो चुका है। जो डेफिनेशन की हमने बात की अभी, ये शायद आज मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में अप्रूव हो गया है। सर ये जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं होता लॉ नहीं बनता। ओके। और हाँ, 2000 और 2006 से लेकर आज तक इस एक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस लॉ को देखने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा, मान लीजिए मैंने अपने आप को एज अ माइक्रो में रजिस्टर करा लिया, और मान लीजिए मेरी इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ की है और टर्नओवर आज 4 करोड़ है। कल को मेरी टर्नओवर अगर 25 करोड़ हो जाती है या 60 करोड़ हो जाती है, तो क्या मैं इससे बाहर हो जाऊंगा? क्या कोई एनुअल रिटर्न आएगी? ये इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। सो लेट अस सी वो क्या आता है, बट अभी तो ऐसा ही है। सर मेरा प्रमोद जी से ही अगला क्वेश्चन है। सर जब हम कैलकुलेशन करेंगे टर्नओवर की, तो क्या एक्सपोर्ट टर्नओवर भी इसमें इंक्लूड होगा? अरुण एक कैन आई? हाँ राहुल जी प्लीज। सर अभी जस्ट मैंने न्यूज पोर्टल पे एक न्यूज देखी थी। आई थिंक ये डेफिनेशन को 50 करोड़ एंड 250 करोड़ तक एमएसएमई मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली जस्ट 15 मिनट्स बिफोर दिस सेशन ओनली ये न्यूज मैंने वेब पोर्टल पे देखी है अभी। आई थिंक 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट की है एंड 250 करोड़ टर्नओवर लिमिट की है। किसकी? एमएसएमई डेफिनेशन का जो 20 करोड़ 10 से 20 करोड़ किया था जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट, उसे वो मीडियम का 20 से 50 करोड़ तक ले गए हैं ये मीडियम को। ओके। अगर आप 20 की लिमिट तो भी मीडियम की थी। ओके, वही लिमिट को उन्होंने 50 करोड़ तक आई थिंक मीडियम। तो राहुल भाई मीडियम को तो वैसे भी कोई अभी कितना बेनिफिट है वो आप ज्यादा बताएंगे। चलिए नेक्स्ट। क्योंकि जस्ट 15 मिनट पहले ये अप्रूवल कुछ मैंने भी देखा था न्यूज पे। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट होगा या नहीं होगा टर्नओवर की कैलकुलेशन, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन थी, अब उन्होंने एक्सपोर्ट वो भी डाला, तो उसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर भी आएगा? सारा टर्नओवर मिला के आएगा, टर्नओवर सारा मिला के आएगा, एक्सपोर्ट भी इंक्लूड हो। प्रमोद जी ये बेनिफिट जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ही है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ऐसा है कि सर एंड सर्विसेज दोनों। अब मेरा क्वेश्चन सर ये है कि हमारे यहाँ सूरत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं बाहर से, मिल में यानी जॉब वर्क बेसिस पर वो अपना गुड्स रेडी करवाते हैं और फिर उसे बेचते हैं। तो वो लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो क्या वो ट्रेडर कहेंगे या वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे? देखो अगर हम टेक्निकल बात करें तो वो माल को मैन्युफैक्चर करके मैं खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, किसी बाहर से भी करा सकता हूँ। सो इन बोथ केसेस इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग। और इनकम टैक्स और बाकी सब लॉज में ऐसी जजमेंट है। समझ पर उनके पास कोई मशीनरी नहीं होती, वो लोग जनरली गुड्स खरीदते हैं, हर वे चेक करते हैं, तो भी वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। हाँ, क्योंकि उन क्या है, जब वो जॉब वर्क करवाते हैं तो वो जॉब वर्क उन्हीं के स्पेसिफिकेशन में होता है, वो उनको मटेरियल काम करने के लिए देते हैं। अगर ऐसा होता कि वो माल सीधा उसके पास जाता और वहां से वो बना बनाया लेते, तो जैसे बाटा करता है, बाटा की वो ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है।
क्योंकि बाटा कहता है मेरे को मेरे स्पेसिफिकेशन से माल बना के दे दो, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन मैं अपना मटेरियल देता हूं और फिर उससे मैन्युफैक्चर करा के देता हूं, तो मेरे लिए वो मैन्युफैक्चरिंग है। सर ये सूरत वालों के लिए बहुत बड़ी खबर और राहत की बात है, क्योंकि काफी लोगों को ये था कि हम ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर है, तो ये एकदम क्लियर है कि अगर आप जॉब वर्क बेसिस भी काम कर रहे हो तो भी आप मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आएंगे। नहीं, अब देखो, मान लीजिए कि एक ऐसा एंटरप्राइज है, मान लीजिए कि डीसी जैन साहब ने मटेरियल खरीदा और प्रमोद जैन को काम करने को दिया। जब मैं उस पे अपना चार्जेस कर रहा हूं, मैं सिर्फ जॉब वर्क के चार्जेस कर रहा हूं, तो मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हुआ, मैं जॉब वर्कर हुआ। मैन्युफैक्चरर डीसी जैन साहब हुए, ऐसा रहेगा। मैं बेनिफिट नहीं ले सकता, मैं बेनिफिट भी ले सकता हूं। मैं कैसे ले सकता हूं? मैं हूं सर्विस प्रोवाइडर, जॉब वर्कर। मैं जॉब वर्कर हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हो गया। मैं मशीनरी लगी है, मैं सर्विस करके उनको दे रहा हूं, तो मैं रजिस्टर हो सकता हूं एमएसएमई में। ये मैन्युफैक्चरर है तो ये रजिस्टर हो सकते हैं एमएसएमई, अगर हम ये लिमिट्स को मीट करें। अरुण जी, एक ही चीज ऐड करूंगा, जैसे प्रमोद भाई ने कहा कि जैसे ही आप माल खरीदते हो और उसको प्रोसेस करते हो और उसमें वैल्यू एडिशन होती है तो आप मैन्युफैक्चरर कहलाओगे। मतलब जो आपने लिया और उसको छोटा सा भी कुछ प्रोसेस कर लिया, भले ही आपने भले कलर भी डाल दिया हो और वो उसका चेंज हो गया, वैल्यू एडिशन हो गई है, तो फिर आप मैन्युफैक्चरर कहलाओगे। लेकिन आप उसका खाली जैसे साफ सफाई वगैरह करके देते हो तो मैन्युफैक्चर नहीं है। वो बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, इसलिए हर एक एक्टिविटी को परखना जरूरी है कि वो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता। मतलब मेन अपना कंसेप्ट कह सकते हैं वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ इनपुट में वैल्यू एडिशन होना जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा डूंगर जी से रहेगा, सर एमएसएमई को क्या रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है या वो मैंडेटरी या ऑप्शनल है उनके लिए? 100% ऑप्शनल है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं चाहूँ तो रजिस्टर करवाऊँ, नहीं चाहूँ तो ना करवाऊँ, लेकिन करने के फायदे हैं। इनफैक्ट प्रमोद भाई ने जब शुरू किया तो उन्होंने जिक्र किया कि कुछ फायदे हैं। इसमें मेन फायदा क्या है कि आप अगर किसी को माल बेचते हो और आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, आपको पेमेंट 45 डेज के अंदर आना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट टेक्सटाइल बिजनेस में जहां तक मेरा दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ है, 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं आते हैं। तो 45 डेज के अगर पेमेंट नहीं आता है तो आगे वाले को आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरेस्ट भी इनकम टैक्स में बाद नहीं मिलता है। तो ये 45 डेज का जो क्राइटेरिया है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। और अगर आप 45 डेज पे पेमेंट नहीं आते और आप एमएसएमई में जाके बोलते हो कि ये मेरा इश्यू है और आप इसको सॉल्व करके दो, तो इमीडिएटली एमएसएमई एक्शन लेगी उस सप्लायर के ऊपर कि भाई आपने पेमेंट क्यों नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए मैं चाहूंगा लोगों को कि ये एमएसएमई में आप रजिस्टर हो, इसका फायदा उठाओ। और एक ही एक आपको डेफिनेशन में फिट होना है, जैसे प्रमोद भाई ने कहा कि या तो आपको मैन्युफैक्चर होना है या आपको सर्विस देनी है। ये दो चीजें में आप डेफिनेशन में फिट होते हो तो 100% फायदा है, आपका घाटा तो कोई है ही नहीं इसमें। सर आपने मेरा एक क्वेश्चन कम कर दिया क्योंकि मेरा क्वेश्चन रेडी था 45 डेज वाला भी। नहीं अरुण जी, आपने उसको भी कवर कर लिया। अरुण जी, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। इसमें क्या है, लॉ में ना थोड़ा सा डिफरेंट है। हम ये समझे, मान लीजिए अभी हमने कहा जैन साहब मैन्युफैक्चरर है तो ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, बट ये जिससे मटेरियल ले रहे हैं वो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, ये जिससे सर्विस ले रहे हैं वो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। अब बात ये आती है दो चीजें, जैसे जैसे हमने कहा रजिस्टर्ड होना जरूरी है कि नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आपको कहीं पर भी इश्यू आ जाएगा, आपको लड़ना ज्यादा पड़ेगा। बेटर है आप रजिस्ट्रेशन करा लें उद्योग आधार में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो आपको ये सर्विसेज बहुत नॉमिनल फीस के अंदर करवा देंगे, करवा लेना चाहिए। और इसमें रूल क्या है, रूल ये है अगर आपका कोई रिटन एग्रीमेंट है तो आपको, मान लीजिए आपका व्यापार में आपस में ये हुआ कि जिससे मैं माल खरीद रहा हूं एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, 60 दिन की उधारी है, आपका एग्रीमेंट है रिटर्न में। लेकिन ये लॉ ओवर रूल करता है। ये लॉ ये कहता है कि आपका जो भी पीरियड हो 45 दिन से ज्यादा अगर नहीं हो सकता। अगर आपका राइटिंग में 15 दिन है तो 15 दिन, राइटिंग में 30 दिन है तो 30 दिन, 60 दिन है तो 45 दिन। आपको 45 दिन में पेमेंट करना। अगर 45 दिन में पेमेंट नहीं करते तो आपको 3 टाइम बैंक रेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर वो आप इंटरेस्ट नहीं देते
बल्कि अगर वो इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स में भी अलाउ नहीं होगा, वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स में भी अलाउ नहीं होगा। सो ये, और आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ऑडिटर्स को भी बताना पड़ेगा। और अगर आपका एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं है तो ये 45 दिन का टाइम पीरियड नहीं है, सिर्फ 15 दिन का है, सिर्फ 15 दिन का है, ये भी ध्यान रखें। बहुत बढ़िया सर, आपने एकदम सही से बताया हमको। सर मेरा एक क्वेश्चन और भी है आपसे कि अगर कुछ ट्रेडर्स वो ये मानते हैं कि सर्विसेज, वो भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या वो सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होंगे ट्रेडर्स? नहीं सर, ट्रेडर्स कवर नहीं होंगे सर्विसेज। मतलब ट्रेडर्स के लिए एमएसएमई में कुछ भी बेनिफिट नहीं है आज की डेट में नहीं है। सर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ सर, जैसे हम एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्या हमें कोई कॉम्प्लायंसेस करने होते हैं, जैसे ईयरली या मंथली कोई रिटर्न या ऐसा कुछ सबमिशन हमें करना होता है? आज की डेट में तो नहीं है। अब जो रूल, जो नया लॉ आएगा, आ गया या आएगा, इसके रूल्स जो और चेंज होंगे, लेट अस सी, अभी तक नहीं है। सर मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग एमएसएमई को उद्योग आधार के नाम से जानते हैं। हम लोग उद्योग आधार बनाते हैं केवाईसी, बैंक में केवाईसी देने के लिए, तो कई बार हमें आइडिया भी नहीं होता कि जो हमारे बैंकर्स हैं उन्होंने केवाईसी के रूप में उद्योग आधार दिया है, तो उसके कोई कॉम्प्लायंसेस तो अभी फिलहाल आज तक तो नहीं है। आज नहीं, अभी तक तो नहीं है। इसके कोई और कॉम्प्लायंसेस फ्यूचर में कोई कॉम्प्लायंस आपको लगता है? सर फ्यूचर का ज्योतिषी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। प्रमोद जी आप बता देंगे तो हम आगे खबर फैला देते कि प्रमोद जी से पूछो जो भी है। नहीं ऐसा नहीं सर, मैं क्योंकि लोगों को पर्सपेक्टिव होते हैं कि भाई कहीं ऐसी बात चल रही है। सर एक सवाल और मेरा नहीं, अरुण जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि माइक्रो एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए ज्यादा कंप्लायंसेस होनी नहीं चाहिए, ना होंगी। अब आप देखिए 2006 से आज तक कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि भाई आपको बेनिफिट दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई कंप्लायंस मेजर होनी चाहिए। अरुण जी जो भी एक सवाल और है, हाँ सर, भी जो बनाया है वो फायदा ही हुआ है, कोई घाटा नहीं है मतलब इसमें भी। सर मेरा एक सवाल और है, क्योंकि कई बार क्या होता है केवाईसी के लिए बैंकर जो होते हैं या बैंकर के जो क्लर्क होते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो वो कई बार इंफॉर्मेशन जैसे इन्वेस्टमेंट की है या एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है वो गलत देते हैं, तो क्या उसके रिगार्डिंग कभी कॉम्प्लायंसेस आ सकते हैं हमारे ऊपर, कुछ पेनल्टी ऐसा कुछ? अरुण जी आपको एक बात बताऊं, आपने ये बात जो बोली है ना, तो आपसे बात करते करते दोबारा मेरे माइंड में आ रहा है। मान लीजिए किसी ने गलत इंफॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन करा ली और उसके बाद कोई बेनिफिट लेना चाह रहा है, और अगर वो बेनिफिट लेना चाह रहा है और वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, तो हो सकता है उसके ऊपर सिविल लॉ के अंदर दूसरी प्रोसिक्यूशन और पेनल्टीज आ जाए कि गलत इंफॉर्मेशन देके आपने फ्रॉड किया गवर्नमेंट के साथ। सो वो लॉ सारे के सारे एप्लीकेबल रहेंगे। और कल को मान लीजिए किसी ट्रेडर ने कहा मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कोई वेरिफिकेशन तो कर नहीं रहा, तो उस चक्कर में अगर रजिस्ट्रेशन करा भी लिया और उसके बाद बेनिफिट के लिए जाना चाहेंगे तो उनको वो बेनिफिट हो सकता है ना मिले। सर रजिस्ट्रेशन कराने से बेनिफिट नहीं मिले। बहुत बढ़िया। मेरा अगला सवाल डूंगर जी से है, डीसी सर से हमारे। डीसी जी, अगर कभी हम लोग प्रैक्टिकली भी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है, 45 डेज में पेमेंट होता है, प्रैक्टिकली भी नहीं है, और लोगों को ये होता है कि ठीक है वो आपने बोल दिया है, उन्हें उसकी जानकारी नहीं है, तो उन्हें क्या क्या ऐसा कुछ आप सजेशन देंगे क्या वो करें ताकि 45 डेज में अपना पेमेंट रिकवर कर सके? देखिए एक इंग्लिश में सेइंग है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप कानून नहीं जानते हो तो वो बहाना नहीं है कि भाई मैं पालन नहीं किया क्या है। लेकिन अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं अगर इंडिविजुअल हूँ, मेरा टैक्स ऑडिट नहीं है, मेरा टर्नओवर 1 या 2 करोड़ से कम है, तो मेरी रिपोर्टिंग नहीं बनती कि भाई मैं बताऊं कि मैंने किसी को पेमेंट 45 दिन में नहीं दी है, तो वहां आप निकल जाते हो क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, मतलब कि आप मिस्टेक की लेकिन आपका डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हो तो उसमें क्लियर रिक्वायरमेंट है कि एमएसएमई का अगर कोई पेमेंट है तो वो इंटरेस्ट आपको डिस्क्लोज करना है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। और खासकर कंपनी है तो सेपरेट एक फॉर्म ही सबमिट करना पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट धीरे धीरे गवर्नमेंट बढ़ा रहे हैं ताकि जो लोग एमएसएमई में रजिस्टर्ड किए हुए उनका फायदा है। और आपने एक बात कही कि सर केवाईसी के लिए मेरे बैंक वाले ने या जिसने चाहा जैसे इंफॉर्मेशन बना दी, तो मेरा सजेशन है ये ना कि हम 4 सीए हैं यहाँ पे, कि जहां तक हो सके एक प्रोफेशनल का सपोर्ट ले,
क्योंकि उसमें आपको लॉन्ग टर्म के फायदे हैं। कई बार हमने देखा कि यार मैं सीए के पास जाऊंगा, मेरे को थोड़ी बचत हो जाएगी, मैं किसी और से करवा लूं, तो वो आप चीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ये सीए का फ्रेटर्निटी का प्रमोशन नहीं है, क्योंकि कई बार आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो और बाद में दिक्कत आ जाती है। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा पैन कार्ड का। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, सर पैन कार्ड में ये मिस्टेक हो गई, और पैन कार्ड में ऑल्ट्रेशन करवाना बहुत मुश्किल है बाद में। तो सजेशन यही है कि आप इनिशियल टाइम में जब आप कोई चीज अप्लाई करो, तो जहां तक हो सके उसका कंप्लेंट्स का पूरा देखभाल बराबर करो। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि एमएसएमई को एक और बेनिफिट मिलता है आईएसओ सर्टिफिकेशन में, तो काफी लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। आप जरा इसे विस्तार पूर्वक आईएसओ सर्टिफिकेट लेते हैं तो हमें 70% कॉस्ट हमें माफ मिलती है आईएसओ सर्टिफिकेट में, तो उसको एक बार जरा विस्तार, क्योंकि आईएसओ सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है, इस तरह के काफी बेनिफिट एमएसआई को मिलते हैं। नहीं, मैं प्रमोद जी से जवाब चाहना, मैं आईएसआई का डील नहीं करता हूँ। प्रमोद जी नहीं, इसमें सही कह रहे हैं अरुण जी की बहुत सारे लॉज हैं। जैसे मैं ट्रेडमार्क के लिए जाता हूँ तो वहाँ 50% का आपका रेट का रिडक्शन है जो फाइलिंग फीस है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जहाँ पे अगर आप एमएसएमई में हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपकी कॉस्ट कम लगती है। आपके बहुत सारे उसके अंदर है, जैसे आपका आईसी कोड हो गया, आईसी कोड में तो फीस ज्यादा नहीं लगती, लेकिन ट्रेडमार्क वगैरह में है जहाँ 9,000 रुपए की फीस लगती है, उसकी जगह राहुल जी कुछ ऐड करना चाहिए। राहुल जी। हाँ सर, आईसी में तो ऐसा सच 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है जस्ट, लेकिन इंटर सबवेंशन स्कीम एक चलती है सर, उसमें अगर एमएसएमई एक्सपोर्टर है तो उसको इंटर सबवेंशन का बेनिफिट 5% तक मिलता है, जो कि नॉर्मल केस में 2 या 3% तक है सर। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट। बजट 2019 में 2% का सबवेंशन अनाउंस हुआ है, तो ये बेनिफिट है एक्सपोर्ट के लिए। एमएसएमई के लिए ज्यादा है सर उसमें। ओके, मतलब सर मैं इस चर्चा से ये समझ कर सकता हूं कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना फायदेमंद है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर आप करवाते हो तो इट्स गुड फॉर यू। डेफिनेटली, पक्का। और ये एकदम फ्री में है, तो आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेके इसे जरूर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन राहुल जी से है। बताना चाहूंगा लोगों का कि ये एमएसएमई और उद्योग आधार दोनों एक है। कई बार लोगों में कंफ्यूजन है, ये बहुत क्लियर है कि बोलते हैं एमएसएमई का बोल रहे थे, आप तो उद्योग आधार का बोल रहे हो, दोनों बिल्कुल एक चीज है। और सर उद्योग आधार को यूएएम, कई लोग सर यूएएम से भी डिस्क्राइब करते हैं, उद्योग आधार मेमोरेंडम से भी, तो कई बार उसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो 3 चीज हो जाती है, कई मिक्स हो जाती है। इस मंच से अपन ये एक जान के साझा करते हैं कि उद्योग आधार या एमएसएमई या यूएएम ये सब एक ही है, आप रजिस्ट्रेशन इसको करवा सकते हैं, ये फ्रीली है और ये बेनिफिशियरी है। अगला क्वेश्चन मेरा राहुल जी से है। राहुल जी, अगर अभी कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है फिलहाल स्कीम डिक्लेयर होने के बाद, तो क्या उसको उस स्कीम का फायदा मिलेगा जो हम चर्चा करने वाले हैं आगे अभी, इमरजेंसी लोन वाली? इसमें अरुण जी ऐसा है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, रुकी हुई व्यवस्था को एक तरीके से एक पंपिंग करने के लिए, लिक्विडिटी पंप करने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम, 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो उसमें एक प्राइम कंडीशन जो है वो है कि आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो, लेकिन एमएसएमई में फॉल होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करने के साथ साथ में उनका डेफिनेशन भी चेंज किया। जैसे ही उन्होंने 20% क्रेडिट लाइन की स्कीम डिक्लेयर की, उससे पहले उन्होंने डेफिनेशन भी चेंज किया। तो उसका प्राइम कंडीशन जो है वो ये है कि आप बोरोवर होने चाहिए, एग्जिस्टिंग बोरोवर, और 29 फरवरी को आपका लोन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, और वो लोन जो है वो मोर देन 60 डेज से ज्यादा अगर ड्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस देन 60 डेज ओवर ड्यू चलेगा, लेकिन 60 डेज से ज्यादा अगर ड्यू रहेगा तो आप उसमें भी इनेलिजिबल हो जाएंगे। तो ये कुछ प्राइम कंडीशंस हैं। आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बाद में लें, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लोन लेने के टाइम पे आप अगर समझो एमएसएमई के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप उसमें एलिजिबल। मतलब मेनली हमें 29 फरवरी को देखना है, लोन जो आउटस्टैंडिंग है उसका 20%। सर ये लिमिट क्या फ्लैट है? ये लिमिट फ्लैट है, इसमें आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं दिखानी गवर्नमेंट को कि हमें किसको पेमेंट करना है, क्यों पेमेंट करना है, कोविड की वजह से ही करना है। एज सच जो 2 बैंक्स के 2 लीड बैंकर्स के सर्कुलर अभी लास्ट 2 या 3 दिनों में आए हैं, जो इनको स्टडी किया है हमने, तो उसमें कहीं पे भी आपको ये आपकी बेनिफिट्स की जो लिमिट है, एलिजिबिलिटी जो है 20%, वो कहीं भी आपको ये नहीं दिखाना कि हमें क्यों खर्चा करना है, हमें लेबर्स को पेमेंट करना है। अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन जरूर मांगी है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि 20% जो है वो आपको एज इट इज उसमें फ्लैट मिलेगा। राहुल जी, मैं एक बात समझ कर सकता हूं कि जिन लोगों ने एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस लोन नहीं लिया हुआ है
उनके लिए ये स्कीम अभी नहीं है फिलहाल। 3 लाख करोड़ की जो स्कीम डिक्लेयर की फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें उनको कोई फायदा नहीं है। उसमें तो नहीं है सर। 29 फरवरी को उनका लोन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, और इसमें भी जैसे आपका सीसी लिमिट है या टर्म लोन लिमिट है, उन सबको सम अप करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, एक्सपोजर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसका 20% उन्होंने कहा है। और उसका एक पूरा लोन अकाउंट अलग से बनेगा, जिसमें 1 ईयर तक मोरेटोरियम रहेगा। और जो 2 बैंक के सर्कुलर हमें आए हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इवन दो गवर्नमेंट ने 9.5 को कैप किया था, लेकिन जो बैंक्स ने जो डिक्लेयर किया उसमें 7.5 इंटरेस्ट रेट देकर डिक्लेयर किया है। तो जो ग्राउंड लेवल पर और ज्यादा बेनिफिट देने की मतलब कोशिश है। मतलब राहुल जी, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो अगर आप लोन नहीं ली हुई तो आपको कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इनमें 29 तारीख को जो हम आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं उसमें हाउसिंग लोन, डूंगर जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, डीसी सर कुछ कहना चाह रहे थे। इनफैक्ट जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एमएसएमई के डेफिनेशन में ट्रेडर्स इंक्लूडेड नहीं है, बट ये जो पैकेज में जो बात हुई आत्मनिर्भर भारत अभियान में, प्रेस रिलीज 2 दिन पहले आया है कि ट्रेडर्स को भी ऐड किया जा रहा है उसमें। तो ट्रेडर्स वो बेनिफिट ले सकते हैं। एक और हम बढ़िया इस प्लेटफॉर्म से न्यूज दे रहे हैं कि ट्रेडर्स को भी 3 करोड़ वाला बेनिफिट मिलेगा अगर आपने 29/2 को कोई सीसी या आपका कोई लोन आउटस्टैंडिंग है तो। स्पेसिफिकली उसका मेंशन किया है कि अगर आप एमएसएमई में हैं और अगर आप ट्रेडर भी हैं तो भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे को एक चीज पूछनी है इसमें, मेरे को पूछनी है बेसिकली कि क्योंकि मैं फाइनेंस के अंदर इतना ज्यादा नहीं देखता, तो साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं आज की डेट में मान लीजिए अपने ही पैसे से काम कर रहा था और आज मुझे लोन चाहिए एमएसएमई, तो क्या इसके अंदर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ है कि मेरे को फ्रेश मिल सकता है विदाउट कोलेटरल। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा एग्जिस्टिंग है और कोलेटरल ऑलरेडी है तो मेरे को फर्दर कोलेटरल की तो वैसे ही जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही ज्यादा होता है, वो तो पहले ही हम 75% के ऊपर देते हैं। तो मैं अगर नया लोन लेना चाहूँ एज एन मैं एमएसएमई हूँ तो उसकी भी शायद कोई स्कीम हो, आई डोंट नो, ये आप तो बताएं। प्रमोद जी, मेरे को लग रहा है ये 3 लाख वाला कोलेटरल फ्री नए के लिए भी है और पुराने के लिए भी है। पुराने के लिए नो रिक्वायरमेंट है, नए के लिए भी अप्लीकेबल है जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो 4 ईयर 5 साल के लोन है और कोलेटरल नहीं है। राहुल जी, आपने अगर स्टडी किया और स्पेसिफिक 29 नहीं सर, जो सर्कुलर जो आए हैं उसमें 29 फरवरी का स्पेसिफिकली लिखा है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं आपके, जिनका लोन 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग है, उन्हीं को आपको 20% का क्रेडिट लाइन इमरजेंसी एक्सटेंड करना है। एंड उसके लिए गारंटी कमीशन ऑलरेडी बना दिया गया है। और उसमें भी एक और पॉइंट डाल दिया है, इवन दो आपको टाइम लिमिट 31 अक्टूबर तक की दी गई है, लेकिन अगर 3 लाख करोड़ का फंड एग्जॉस्ट हो गया उससे पहले, तो वो टाइम लिमिट भी आपके काम नहीं आएगी। यानी कि आपको अगर लेना है तो जल्दी एक्शन लेना है, बिकॉज 3 लाख करोड़ की अगर फंड एग्जॉस्ट हो गया तो वो समय से पहले भी हो सकता है। तो ये न्यू बोरोवर्स के लिए सर, आप जो कह रहे थे प्रमोद सर, इसके लिए कोलेटरल फ्री सीजीटी एसएमई स्कीम रहती है सर, और उसमें ऑलरेडी एक फंक्शनल स्कीम है वो, और उस बैंक उसमें लोन दे रही है। और अगर आपको कोविड के बाद कोई रीजन देकर कोई स्कीम लेनी हो तो हर बैंक ने अपने अपने तरीके से कुछ नए बोरोवर्स को एक्सटेंड करने के लिए, बेनिफिट देने के लिए कुछ स्कीम्स निकाली है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से 3 लाख करोड़ की डिक्लेरेशन हुई है, वो न्यू लोन लेने वालों के लिए एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने पैकेज के अंदर तो कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया है। और जो सर्कुलर्स भी जो आ रहे हैं बैंक की तरफ से, वो भी यही लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं सर। पता नहीं, मैंने तो देखो कोई सर्कुलर नहीं पढ़ा, बट अगर 20% का मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। नॉट 10% था, वो लार्ज स्केल को भी कवर कर रहा था। 10% जो था वो लार्ज स्केल को भी कर रहा था, लेकिन अगेन वहां पर जो था वो एग्जिस्टिंग के लिए ही था वो भी। एंड सेकेंडली आपको मैं बताऊं अरुण जी, इसमें जो सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो इसमें हमें कोई भी एडिशनल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपने समझिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, तो उसमें आपको अपना मॉर्गेज एक्सटेंड कराना रहेगा। उसका टाइम लिमिट उन्होंने विदिन 3 मंथ्स दिया है, यानी कि आपको पहले एक्सटेंड करवाना है, उसके बाद डिसबर्समेंट लेना है, ऐसा नहीं है। आप डिसबर्समेंट ले लीजिए, लेकिन डिसबर्समेंट से 3 महीने के अंदर आपको कोलेटरल पे आपको मॉर्गेज एक्सटेंड करवाना है। अगर आपने कोलेटरल नहीं दिया है, कोई भी कोलेटरल आपका नहीं दिया हुआ है, तो आपकी गारंटी जो है वो गारंटी कमीशन जो फॉर्म किया है इसमें वो देंगे। तो आपको एडिशनल सिक्योरिटी देनी नहीं है, कोई भी कमीशन आपको पे नहीं करना, और बैंकर्स भी इसमें प्रोसेसिंग फीस नहीं लेंगे। मान लीजिए मेरा अभी जो लोन है वो 9% पे है, ये जो एडिशनल मिलेगा वो 7.5% पे मिलेगा। ये सर, ये अलग लोन अकाउंट खुलेगा सर,
और ये इसमें आपको 1 ईयर तक सिर्फ इंटरेस्ट सर्व करना है और फिर बाद में नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको उसका EMI फॉर्म में पे करना है, यानी टोटल 4 साल का टेन्योर रहेगा। जरा मेरे ख्याल से सबको ये जरा डिटेल में बता दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, मैं बता देता हूँ। सपोज सर आपका 1 करोड़ की लिमिट है, तो आप 20% के हिसाब से यानी कि 20 लाख रुपए आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के अंदर। बैंक जो है आपका 20 लाख से एक नया लोन अकाउंट खोलेगा, टर्म लोन अकाउंट एक नया खुल जाएगा, उसका अलग ही नंबर रहेगा। आपको वो जो 20 लाख है उसमें 7.5% जो अभी तो 2 बैंक लीड बैंकर्स के जो सर्कुलर आए हैं उस हिसाब से 7.5% उन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा है। तो आपको 1 ईयर तक सिर्फ 7.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट सर्व करना है वो पर्टिकुलर लोन अकाउंट में, एंड देन आफ्टर 3 इयर्स के लिए आपको EMI फॉर्म में वो लोन को चुका देना है। तो टोटल 4 इयर्स का आपको टेन्योर मिलता है। राहुल जी, यानी कि इंटरेस्ट सर्व करने का मतलब उसमें ये तो नहीं है कि मंथली करना है? मंथली वो सर मंथली रहेगा, इंटरेस्ट सर मंथली रहता है बैंक में। नहीं, अगर मैं मान लीजिए 6 महीने 8 महीने बाद इंटरेस्ट करूं तो वो NPA हो जाएगा क्या? यस सर, वो NPA हो जाएगा। यानी कि मेरी अगर CC लिमिट है DC भाई, मेरी मान लीजिए 1 करोड़ की CC लिमिट है, तो मैं 20 लाख का लोन लेके CC लिमिट तो कम कर लूं, 1.5% का इंटरेस्ट बचा लूं। ये बात होगी ना? हालांकि डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा घुमाना पड़ेगा सर, थोड़ा घुमाना पड़ेगा। इसमें क्या 1.5% बच रहा, जो बच जाए बढ़िया है। 20% ले लो और लिमिट का एग्जॉस्ट कर लो वहां पे और ये फायदा उठा लो। करेक्ट। और लिमिट तो रहेगी मेरी, बाद में उसी से इंटरेस्ट सब करता, मतलब कि आई डोंट नो, आई एम जस्ट यस सर। सर आपने सही पकड़े हैं सर, एकदम सही बोले सर। एक्चुअली इनफैक्ट जिनका प्रमोद सर ये प्लानिंग उन्हीं के लिए है जिनको ऑलरेडी 1 करोड़ चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए तो ये प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। और फेसबुक से हमारे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है हमारे पास कि इसमें सिर्फ बिजनेस लोन ही कवर है, मतलब अगर हाउसिंग लोन ली हुई है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला 20% वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें बिजनेस लोन है। हाँ, अगर आपने मशीन लोन ली है और साथ साथ में आपने कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है तो आप वो बाकी लोन्स को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस को ही लोन अगर आपने मॉर्गेज लोन लिया है पर्सनल नेम पे या आपने हाउसिंग लोन लिया है तो वो भी सर उसमें कवर नहीं होगा। मतलब अगर मैंने मॉर्गेज लोन लिया बट आई एम यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, नहीं, लोन वो कवर नहीं होगा। बोरोवर फर्म है या आप इंडिविजुअल है उस पर डिपेंड करता है। अगर बोरोवर फर्म है तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल नाम से लिया है तो वो नहीं मिल पाएगा। मतलब हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो स्कीम है 3 करोड़ वाली वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए ये राहुल जी एकदम कंफर्म है? यस सर। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि फेसबुक लाइव पे मुझे कम से कम 7 से 8 लोगों का ये क्वेश्चन आ चुका है कि नए बोरोवर के लिए ये स्कीम में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, नए बोरोवर्स के लिए हर बैंक का अपना अपना सिस्टम है सर लोन देने का, वो उस सिस्टम से जाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये जो बैंक गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है वो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए है। राहुल जी, MSME के लिए कोई और स्कीम? राहुल जी की बात सही है, डिसीजन में यही कहा गया है कि एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए है, बट देखना पड़ेगा वेदर वे फायदा नए को पास ऑन करवाते हैं या कुछ नया स्कीम लेके आते हैं। बट ये 3 करोड़ वाला जो वो है उसमें यही कहा गया है कि डिसीजन ये है कि एग्जिस्टिंग लोग जिनका 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग है उनको ही वो 20% मिलेगा। लेकिन उन्होंने पावर तो बैंक को भी दिया है ना, इसका मतलब बैंक अगर चाहे तो ये स्कीम आगे पास ऑन कर सकती है नए बोरोवर को भी, क्योंकि सर जो एग्जिस्टिंग बोरोवर ने अगर डिफॉल्ट किया हुआ है इस स्कीम पे नहीं जा सकती, पैरेलली दूसरे स्कीम्स जो बैंक के एग्जिस्टिंग लोन जो पैकेज है उसमें जा सकती है, ये पैकेज में नहीं जा पाएगी। अरुण जी, इसमें एक स्पेशल मैंने सेटअप रेडी किया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपकी गारंटी दे रही है, और इसलिए आप नए बोरोवर्स को इसमें एकोमोडेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसमें गारंटी कमीशन भी आपसे चार्ज नहीं कर रही है, वो भी खुद गवर्नमेंट बेयर करती है। तो ये एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए, और मोर और लेस जो पर्पस ऑफ द स्कीम यही है कि जैसे कोई गाड़ी रुक जाती है तो हम पीछे से धक्का लगाते हैं तो फिर वापस फ्लो में आती है, तो ये एक तरीके से ऑन द स्पॉट आपने यूनिट शुरू की और आपके पास में एक इजी वे में आपको लोन मिल जाए, और इसमें बहुत प्रोसीजर्स भी नहीं डाली हैं, कहीं पे भी कोई भी तरीके की प्रोसीजर नहीं है। तो ये इस पर्पस से, और पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर हम बहुत इसमें ज़्यादा इफ एंड बट्स डालेंगे, तो इसलिए पर्पस डिफीट ना हो और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इसको आगे लेके जा रहे हैं। और अरुण जी, इसमें क्या होगा कि ये 2% का सब इंटरेस्ट सब्सिडी का भी, इंटरेस्ट सबवेंशन का भी फायदा है।
यानी जो मार्केट रेट से जो इंटरेस्ट रेट है उसमें आपको 2% कम लगेगा। वो फायदा नए लोग नहीं उठा पाएंगे जो फ्रेश लोन आज अप्लाई करते हैं। राहुल जी, एक सवाल और भी है। मैंने एक बहुत बड़े सीए को पढ़ा था, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनको, उन्होंने कहा था ये लोन लेना कंपलसरी है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको बैंक को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, भैया हमें ये लोन नहीं चाहिए। तो ये ऐसा बात कुछ सही है इस रिगार्डिंग? ये बात सही है। ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास में डिस्क्रिएशन नहीं है। अगर आपने जो एलिजिबिलिटी बताई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 29 को आउटस्टैंडिंग रहना चाहिए, 60 डेज से ज़्यादा आपका ओवरड्यू नहीं रहना चाहिए, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि हमें बैंक के पास जाना नहीं है पूछने के लिए कि हमारा लोन आप करेंगे कि नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपको लिख के देना है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो, अगर आपको ये स्कीम में नहीं रहना है तो आपको ऑप्ट आउट का एक लेटर देना रहेगा कि वी डोंट वांट टू गेट लोन इन दिस स्कीम और वी डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट। राहुल जी, मतलब कि क्या वो लोग अपने आप लोन नहीं, अगर लेटर नहीं देते हैं तो लोन देके कल से ब्याज चालू हो जाएगा क्या? नहीं सर, उसमें एक्चुअली बैंक के एग्रीमेंट्स भी हैं, वो भी करने हैं, और एक एप्लीकेशन तो आपको देनी ही देनी है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो एक 2 पेजर 3 पेजर एप्लीकेशन देना है। बट ये अरुण जी ने जो कहा कि आपको लोन नहीं लेना है तो जो एप्लीकेशन देनी है, ये जनरली सैंक्शन लेटर, सैंक्शन टर्म ऐसे नहीं होते हैं। ये है सर, जो अभी जो सर्कुलर जो बैंक्स में आए हैं, इनफैक्ट इसमें लिखा है ये चीज कि जो इन्होंने यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है रीजनल ऑफिस बेसिस पे, जोनल ऑफिस बेसिस पे, और लिस्ट बना ली है, सभी बैंक्स को दे दी है, ब्रांचेस को दे दी है। अब ब्रांच मैनेजर्स जो हैं, जो यूनिट्स हैं, उनसे बात करके जिसको लेना होगा वो आके आगे बढ़ के लेंगे, और जिनको नहीं लेना वो फायदा लेना है तो भी लेटर लिखो, फायदा सरेंडर करना है तो भी लेटर लिखो। ये तो और अच्छी बात है सर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कहता हूँ प्रमोद जी इस पे कुछ लॉसेज डाले। प्रमोद जी, आप अपने व्यू इसके ऊपर, कि लोन लेना है तो भी लेटर, नहीं लेना है तो भी लेटर। देखो ऐसा है, जब तक मैं डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा मेरे को लोन दे नहीं सकता, तो उसको मेरी रजामंदी तो चाहिए ही चाहिए। मैनेजर ही उसके पीछे जाएगा कि अच्छा नहीं चाहिए तो मेरे को एक ईमेल डालो ताकि उसकी कंप्लायंस हो जाए। तो एमएसएमई वाले को कोई इशू नहीं। और वो बैंकर सबसे पहले तो देखा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमएसएमई में है सिर्फ उसी के पास जा सकता है, बाकी तो हर एक से पूछना पड़ेगा कि क्या आप एमएसएमई में है नहीं है, क्या पता ये कंडीशंस मीट आउट कर रहा हो पर वो एमएसएमई ना हो, क्या पता। तो हेंस इट विल बी बैंकर टू बैंकर हाउ दे टेक, पर जबरदस्ती कोई नहीं दे सकता मैं नहीं लेना चाहूंगा। तो सर ये एक और बात कंफर्म हो गई है कि जबरदस्ती आपको लोन नहीं मिलने वाली है, आपकी रजामंदी कंफर्म चाहिए। मतलब आपको रोक नहीं सकता, अगर आपको चाहिए तो वो मना नहीं कर सकता, ये बात है। हाँ बात। सर एक क्वेश्चन एमएसएमई से नहीं है, लेकिन हमारे गुजरात सरकार ने भी आत्मनिर्भर की एक योजना बनाई है, करीबन 1 लाख रुपए वो दे रहे हैं 2% पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% ही है, पर 6% सब्सिडी दे रहे हैं। काफी लोगों के नॉलेज मन में वो भी डाउट है, तो अगर आप उसका कुछ क्लैरिफिकेशन दे सके यहाँ पे। अरुण सर, ये जो स्कीम है वो कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू मॉनिटर हो रही है, तो जो भी नजदीकी कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ पर आपका बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, और ये जो स्कीम्स है वो मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं, प्रोविजनल स्टोर्स हैं, जो एकदम जो लघु से सूक्ष्म उद्योग वाले जो लोग हैं, उन सबको बेनिफिट देने के लिए दी है। तो कोऑपरेटिव बैंक में आप जाकर ये स्कीम की जानकारी लेके वो 1 लाख रुपीज की जो स्कीम है उसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। बट राहुल जी मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इसमें ये पूछूंगा, कोऑपरेटिव बैंक तो सिर्फ उसी को दे सकता है जो उसका मेंबर हो। उसके लिए उन्होंने 2000 रुपीज के शेयर वैल्यू रखे हुए हैं। पहले आपको वो शेयर परचेज करवाते हैं सर, और उसके बाद फिर आपको बोरोवर बनाते हैं। सर मेंबरशिप के अंदर है प्रमोद जी, उसके अंदर नहीं, उसके अंदर एक और कंडीशन, जहाँ हमारे जैसे यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है, कोई भी लोन देते हैं तो दूसरे मेंबर की गारंटी जरूर लेते हैं। ये स्पेसिफिकली गुजरात गवर्नमेंट ने गवर्न किया है, ये स्पेसिफिकली गुजरात गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। तो उसमें कुछ चीजें, ये जैसे आपने जो कहा कि मेंबर होना जरूरी है, तो वो शेयर दिलवा के वो बोरोवर बना, पहले शेयर होल्डर बना रहे फिर उसको बोरोवर बना रहे, और रेस्ट बात गारंटी की है वो भी अगेन बैंक टू बैंक डिपेंड करता है सर, कि वो किस रेफरेंस, कोई किसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, किसी का रेफरेंस लेते हैं। तो ये गुजरात गवर्नमेंट का है, और 1 लाख रुपीज बहुत बड़ा, अभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसे मत बोलो। अगर मान लीजिए 1 लाख लोगों को 1-1 लाख रुपया दे दिया तो अमाउंट ह्यूज हो गया। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन वो 1 लाख लोग हैं, इसलिए रिकवरी में भी इतना टेंशन नहीं है, बहुत स्कैटर्ड हो जाएगा अमाउंट, एक सिंगल बंच ऑफ अमाउंट नहीं है। तो क्योंकि ये पर्पस अभी कोरोना में जितनी भी स्कीम्स आई है उसका पर्पस ये है कि इमीडिएट बेनिफिट दिया जाए, ना कि उन्हें कोई प्रोसीजरल लूप में डाला जाए।
तो वो एक पर्पस को देखते हुए ये काफी अच्छी स्कीम गुजरात गवर्नमेंट लेकर आई है। राहुल, अगर आप जैसे आप ये बात कर रहे हो कि ये कोऑपरेटिव स्कीम है, तो मुद्रा लोन भी तो सिमिलरली ले सकते हैं जो स्कीम एग्जिस्टेंस में है। लेकिन मुद्रा लोन के लिए गवर्नमेंट ने एज सच कुछ भी अलग से पैकेज बोलकर नहीं दिया ना सर, वो तो जो रेगुलर चल रही है वो चल रही है। बट एक बार अच्छा, इंटरेस्ट रेट में आपका फायदा हो जाता है, मुद्रा में वो नहीं मिलेगा। मुद्रा में 10 लाख तक का लिमिट है, तो उसमें भी गवर्नमेंट कह रही है कि बिना सिक्योरिटी आपको 10 लाख तक देना है। आरबीआई ने इनफैक्ट काफी बैंकों को कहा है कि 10 लाख तक लोन बिना सिक्योरिटी देना है। उसका CGFMU करके एक गारंटी कमीशन भी बनाया है, लेकिन बस मुद्रा तो रेगुलर सा स्कीम है, वो तो चल ही रही है। नहीं, बस इंटरेस्ट रेट का फायदा हो जाता है। कोऑपरेटिव बैंक में आप interest करते हैं तो इंटरेस्ट रेट का आपका बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ वो नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर। सर मेरा एक सवाल अभी प्रमोद जी से होएगा एमएसएमई के रिगार्डिंग। प्रमोद जी, 2018 में जब कंपनीज एक्ट में आरओसी ने कहा था कि भाई एक फॉर्म भरना उन्हें कंपलसरी है, उन्होंने 45 डेज में पेमेंट किया या नहीं किया, तो ऐसा कोई स्कीम है या आगे जाके एलएलपी फॉर्म या प्रॉपर्टरशिप के लिए आएगा ऐसा कुछ? नहीं अरुण जी, ये तो सबको एप्लीकेबल है। आज की डेट में भी, आज की डेट के अंदर भी 45 दिन में पेमेंट नहीं देने पे उनके ऊपर सेम लॉ एप्लीकेबल है। कंपनी में सिर्फ फॉर्म भरना है, बाकी एप्लीकेबिलिटी तो वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी में आज भी है। वहां पर भी रिक्वायरमेंट है, वहां पर भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। जो मेरे क्रेडिटर्स है उसको दिखाना है कितना एमएसएमई है, कितना नॉन एमएसएमई है। और अगर एमएसएमई का डिलेड पेमेंट है 45 दिन से, तो 3 टाइम्स बैंक रेट का इंटरेस्ट का प्रोविजन किया कि नहीं किया, उस इंटरेस्ट को इनकम टैक्स में डिसअलाउ किया कि नहीं किया। तो ये ऐसा नहीं, उस कंपनी में सिर्फ फॉर्म है, बाकी रूल जो एप्लीकेबल है वो सबको, सबको। हाँ गुरमीत जी, आप कुछ बोल रहे हैं सर इसके रिगार्डिंग? टैक्स ऑडिट में जो लोग कवर है उन्हीं वही करोगे ना, जो टैक्स ऑडिट में नहीं है, 1 करोड़ से नीचे है, उनको कहाँ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट रहेगी सर? अरे डिस्क्लोजर नहीं है बट कवर्ड है वो भी। हाँ, प्रमोद जी ने सही कहा कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये नहीं कि मैं गलती कर सकता हूँ, कवर तो आप बिल्कुल हो। इसका बेनिफिट क्या है डुगर सर, कि मान लीजिए मैं एमएसएमई रजिस्टर्ड हूँ, राइट है, मैंने आपसे काम करा, आपने पेमेंट नहीं किया, तो मैं जाके एमएसएमई अथॉरिटीज को कंप्लेंट कर सकता हूँ, तो भैया मेरे पैसे दिलाओ, 3 टाइम्स बैंक का ब्याज भी दिलाओ। ये फायदा है। चलो सर आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। मैं वापस आऊंगा राहुल जी के ऊपर। राहुल जी, आपने मुझे कहा था कि हमने कुछ बैंकों की पॉलिसी भी पढ़ी है, बैंक की पॉलिसी भी आ गई, तो बैंक क्या क्या रिक्वायरमेंट रख रही है, जरा ये विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। बैंक को क्या क्या रिक्वायरमेंट है 20% लोन देने के लिए? बैंक को वैसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बैंक नहीं मांग रही है। एक उनका 2 पेजर 3 पेजर एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आपको फिलअप करना है। उसके साथ साथ में जीएसटी के रिटर्न्स, आपके लेटेस्ट जीएसटी रिटर्न, और एक इनकम टैक्स का आपका लास्ट ईयर का अगर आपने बैंक में जमा नहीं करवाया है तो वो आपको देना है। उसके साथ आपका कोई भी बैंक टू बैंक डिफर करेगा वैसे ये चीज़, लेकिन जो हमारे पास जो बैंक्स का आया है वो उनमें कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फाइनेंशियल्स वगैरह कहीं पे भी कोई डिमांड एज सच अभी तक नहीं किया है। और इसमें एक चीज़ जो खास है वो ये है कि हमें अगर किसी को इसमें लेना है तो उसको थोड़ा जल्दी एक्ट करना रहेगा, क्योंकि जो CGTSME कवरेज जो सिक्योरिटी का गवर्नमेंट दे रही है वो ऑनलाइन हमको बैंक कोड अप्लाई करेगी उसमें। जैसे आपका लोन सैंक्शन हुआ तो वो सैंक्शन लोन को करने से पहले, डिसबर्स करने से पहले वो एक कोड जनरेट करेगी, यानी कि उन्होंने अपना 3 लाख करोड़ में आपका लोन बैंक ने सिक्योर कर लिया। तो वो जब तक कोड नहीं आएगा तब तक वो आपका डिसबर्समेंट नहीं करेंगे। तो ये भी बैंक टू बैंक डिफर हो सकता है, लेकिन एक जनरल में प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये एक चीज़ बता रहे हैं। सेकेंडली, इसमें एज सच कोई भी बहुत प्रोसीजरल चीज़ें नहीं है। जो एग्रीमेंट और मॉर्गेज एक्सटेंड करने की बात है वो इटसेल्फ सर्कुलर में कहा है कि विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट आप कर सकते हैं, तो वो भी कोई बहुत प्रोसीजरल चीज़ नहीं है। तो अगर आपका समझो कि कोई जो सुन रहे हैं उनका किसी का भी लोन आउटस्टैंडिंग है तो वो अपना एप्लीकेशन लेकर बैंक में जाएंगे तो बैंक इटसेल्फ आपको सामने से सारा प्रोसीजर जो है, एक एप्लीकेशन फॉर्म देना है और बाकी की 1-2 चीज़ें और देनी साथ में, तो वो आप देंगे तो वो अपना लोन अकाउंट ओपन करेंगे। ये जो 3 लाख करोड़ का जो है, इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020। 31 अक्टूबर 2020 के बाद ये बेनिफिट या आप जाके एप्लीकेशन नहीं दे सकते कि मेरे को सर ये 31 अक्टूबर से पहले भी ये
बंद हो सकती है, बिकॉज 3 लाख करोड़ का एक फंड अगर समझो जून में ही खत्म हो गया या उसके बाद खत्म हुआ तो उस केस के अंदर फंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो 31 अक्टूबर तक का एक टाइम लिमिट जरूर है, लेकिन अगर फंड एग्जॉस्ट हो गया तो उससे पहले सर फिर उसके बाद गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी उस स्कीम में। गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ तक की गारंटी देने का निर्णय लिया है। पहले आओ आपने पहले ऐसे तो राहुल जी, बिल्कुल। हाँ, पहले आओ पहले पाओ की स्कीम है सर। वैसे तो राहुल जी आपने बताया, लेकिन मुझे फेसबुक पे भी कुछ क्वेश्चन ये आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग। तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये वेराई करेगा 7.5%। 7.5% का इंटरेस्ट रेट का अभी जो बैंक के सर्कुलर आए हैं उसमें, और खास बात ये है कि जो बैंक के सर्कुलर आए हैं वो ऑलमोस्ट अलाइंड सर्कुलर्स हैं, यानी बैंक टू बैंक ये पॉलिसी वेरी नहीं कर रही है बहुत ज्यादा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहेगा। और 7.5% इंटरेस्ट रेट फ्लैट उन्होंने कहा है, और जो कि बहुत अच्छा और बहुत एंकरेजिंग इंटरेस्ट रेट है ये फंड्स को लेने के लिए। मतलब ये भी इस प्लेटफॉर्म से हम कंफर्म कर देते हैं हमारे दर्शकों के लिए 7.5% आपके इंटरेस्ट रेट है नई लोन के लिए। हाँ, मतलब जो बैंक्स का भी आ चुका है, और लेकिन जो बैंक्स का आया है वो अलाइंड इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं बाकी बैंक्स भी अलाइंड इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन प्रमोद जी और डूंगर जी साहब दोनों से रहेगा। सर, आपके अनुभव से हमें बताइए, क्या ये स्कीम वाकई इकोनॉमी को ऊपर लाएगी? आपके अनुभव से क्या लगता है कि ये स्कीम कारगर है? प्रमोद जी सर, पहले आपसे। प्रमोद भाई सीनियर है, प्रमोद जी पहले दुगर जी, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, ताकि मैं कुछ मिस करूं तो प्रमोद भाई कवर कर सके। नहीं, डेफिनेटली है, क्योंकि देखो कोविड के कारण जब 1-2 महीना ऑपरेशंस नहीं हुआ है, आपके लोगों के सैलरीज बाकी है, काफी सारे ड्यूज बाकी है, काफी सारे जो पेमेंट जो नॉर्मली आ जाते थे वो सब बंद हो चुके हैं। रिक्वायरमेंट तो सबको है, तो अब कितनी क्या रिक्वायरमेंट है और 20% भी किसी के लिए सफिशिएंट होगी नहीं देखनी है, बट डेफिनेटली ये पर्पस को अचीव करेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर मेरा इसमें व्यू जो है, बेसिकली देखिए, अगर हम समझें कि हम सारे जो व्यूअर्स हैं अपने सब सूरत के आसपास की वहीं कहीं हैं सारे के, अपन गुजराती भी हैं, जैन भी हैं, दोनों ही बातें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर व्यापार चलेगा तब सब कुछ काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है आप ये पैसा तब लें जब आपको जरूरत हो, जबरदस्ती ना लें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, प्लीज जिसके ड्यूज हैं उसको पेमेंट करें। देयर हैज टू बी अ रोटेशन। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं रोक लूं, आगे ना दूं। सब जब तक आप अपने क्रेडिटर्स को, अपने एम्प्लॉइज को आप छोटी छोटी चीजें खरीदना चालू नहीं करेंगे, उनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा, रोटेशन नहीं आएगा, तब तक ये हम जितने भी लोन लेंगे कोई काम का नहीं है। वी हैव टू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस, वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। ये कोरोना आया, ये भी चला जाएगा, ज्यादा नहीं है। इसका फैटेलिटी रेट इज हार्डली 2%। इतना घबराए नहीं, अगर हो जाएगा तब भी 98% लोग बाग ठीक ही हो रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। दिल से भय निकालें, काम करें, जिसका जो पेमेंट है उसको दें और आप आगे देते रहें। सर्कल बनेगा, जब सर्कल बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी डिमांड क्रिएट होगी, तभी ये लोन लेने का भी फायदा है। आपकी ये इमीडिएट तो आपको बेनिफिट कर देगा, बट अगर आपने वो पैसा रोक के रख लिया या फर्दर ब्याज पे उसको चढ़ा दिया, उसका कोई पर्पस नहीं है। डिमांड क्रिएट कीजिए, अल्टीमेटली हम जल्दी ही इस गैप को फिल कर लेंगे। ये मेरा मानना है। इकोनॉमिक चर्निंग बहुत जरूरी है कोई भी फ्लरिश के लिए। रोटेशन बहुत जरूरी। सर, इस प्लेटफॉर्म से मैं एक जानकारी और शेयर करता हूं कि जो 45 डेज वाली हमारी बात हो रही थी, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री जो नितिन गडकरी साहब है, उन्होंने अभी फिलहाल ये अनाउंस किया सभी डिपार्टमेंट को कि आपको ये 45 डेज की कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है। उन्हें ये देखने का बात उन्होंने अभी कही है। 45 डेज की जो कंप्लायंस, इसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर है, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, पीएसयू, उन सबको ये कंप्लायंस नजर रखनी है। मैं सर एक बात कहूं यहाँ पे, आई एम प्रो गवर्नमेंट, बट मैं ये मानता हूं कि यथा राजा तथा प्रजा, और सरकार के लिए सारे के सारे एमएसएमई है। सरकार के लिए सारे एमएसएमई है, तो सरकार को एटलीस्ट किसी का भी अमाउंट 45 दिन से ऊपर रोकने का हक नहीं है। अगर वो रोकती है तो 3 टाइम बैंक इंटरेस्ट दे दे,
आप उसके बाद आप देखिए कितना सिस्टम सुधर जाएगा, कितना सिस्टम सुधर जाएगा। डीसी जैन साहब ने कुछ कहना है इसमें? नहीं, मैंने नहीं कहना सर। अपने जो पैकेज हुआ था 13 मई को, उसमें एक था कि ई मार्केट लिंकेज के बाद एनी रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रिसीव्ड इन 45 days। तो उन्होंने ऑलरेडी वो लिखित में ला दिया है। अब प्रैक्टिकली कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो देखना है। ये मैं जैन साहब बहुत टाइम से उनको परस्यू कर रहा था। मैं उनको लिख के भी दिया, मैंने ईमेल भी किया, ट्वीट भी किया, और आज से नहीं कर रहा। आई एम डूइंग इट प्रो कोरोना पीरियड। इट इज नॉट अभी की बात है, क्योंकि इट हैज टू बी नॉट ओनली फॉर कोरोना बट इट हैज टू बिकम अ हैबिट। आज अगर मेरा कोई रिफंड ड्यू है इनकम टैक्स का, जीएसटी का, व्हाई इट इज बीइंग डिलेड? गिव मी इन 45 days, एज सिंपल एज इट इज। व्हेनेवर इट इज ड्यू, मेरा प्रोसेसिंग हो गया या मेरा रिटर्न फाइल हुआ, जैसे ही वो हुआ तो उसके प्रोसेसिंग के बाद भी मेरे को डिले होता है, वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा सोच है। भाई लिखित में है, उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिकली फॉलो हो जाएगी। यस सर, वैसे बता दूं कि एमएसएमई 2006 में आया था, उसकी डेफिनेशन अमेंड करने के लिए हमें 14 साल का वनवास पूरा करना पड़ा। तो शायद जो अगला अमेंडमेंट आएगा, कोविड जैसा कुछ और आएगा, तो शायद जरूर अमेंडमेंट होंगे हमारे देश में। अरुण जी, इंडिया में क्या है, जब तक एक्सीडेंट्स नहीं होते तब तक कानून स्ट्रांग नहीं होते। आप देख लो, जहां पे भी कानून स्ट्रांग हुआ है, वो कोई ना कोई इंसिडेंट या कोई ना कोई दुर्घटना के बलबूते पे ही हुआ है। हाँ सर, भाई ये कहीं ना कहीं मतलब एकदम एग्री हूँ। मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, सीए की पढ़ाई कराता हूँ। तो उसमें हम लोग कई बार जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो आंकड़े कुछ 1980 या 1800 के टाइम पे जो आंकड़े होते हैं, वही आंकड़े आज भी चला आ रहे हैं। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमारी सरकार इनको अमेंड क्यों नहीं कर रही है। बट खैर, वो हमारा काम भी नहीं है, वो सरकार में छोड़ देते हैं। सर, एक लास्ट आपके रिमार्क इस सेशन के रिगार्डिंग, या आप और कुछ हमारे व्यूअर्स को कहना चाहें? मैं शुरू करता हूँ प्रमोद जी से। सर देखिए, सबसे मैं एक तो ये कहूंगा कि जो मैंने कहा रोटेशन, वो तो है ही है। एक सबसे बड़ी बात है कि अगर मैंने 45 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट और करंट ईयर की बैलेंस शीट, क्योंकि करंट ईयर में तो 2 महीने 60 दिन तो ऐसे ही निकल गए, और आगे भी थोड़ा सा मेरा डिले चलेगा। तो ये 45 दिन का जो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, उसका 3 टाइम्स बैंक रेट का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। मैं सिर्फ बेनिफिट देख रहा हूं, लेकिन जो मैं जिससे डील कर रहा हूं, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, उनको मैं 45 दिन में पेमेंट नहीं कर पा रहा, उसको कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। अगर मैं छूट एक तरफ दूंगा तो दूसरा जना फंस जाएगा। 2 एमएसएमई के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो एक को बेनिफिट है तो दूसरों को भी तो हाथ के हाथ पेमेंट करना है। तो ये रोटेशन बड़ा जरूरी है, नहीं तो ये 45 दिन के बाद ये तो 3 टाइम्स बैंक रेट है, इसका प्रोविजन नहीं करना, ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस, ये बहुत बड़ा इशू आएगा मार्च 20 में और मार्च 21 में। तो हम एमएसएमई को जितना भी प्रमोट कर रहे हैं, आप सोच समझ के, देखभाल के उस एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को यूज कीजिएगा जहां पर आप व्यापार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उस चक्कर के अंदर रिश्ते बिगड़ जाए। One has to be very very careful and use it where it is required। मैं बिल्कुल व्यापार वाली बात कर रहा हूँ। बेनिफिट अपनी बेनिफिट जगह, कहीं उसका मिसयूज ना करें, और जो उसको पेमेंट टाइम से नहीं दे रहे, मेरी रिक्वेस्ट है अगर वो देने की स्थिति में है तो दे देना चाहिए पेमेंट। बाकी एमएसएमई इज जान ऑफ द कंट्री, और मैं चाहे वो सर्विस सेक्टर के अंदर सीए हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वाले सब रजिस्टर कर सकते हैं, एंड दे कैन रजिस्टर। अब रजिस्ट्रेशन हमने भी कर रखा है, बट हम अपने क्लाइंट्स के साथ यूज नहीं कर सकते, करते नहीं है नॉर्मली। जरूरत पड़ेगी तो कभी कर लेंगे, बट रजिस्ट्रेशन करा रखा है। सो वन हैज टू बी केयरफुल। ये मेरा इनफैक्ट प्रमोद भाई, एक चीज जोड़ना चाहूंगा, कुछ कंपनी जब ऑडिट देती है तो इंसिस्ट करती है कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड ना हो। बहुत बढ़िया सर। सर, मैं चाहूंगा डूंगर चंद जी से कि आप भी अपने ओपिनियन, एक लास्ट रिमार्क। या 2-3 चीजें जो मैंने नोट करके रखी थी। एक तो इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं है। एमएसएमई अगर आपने एक बार ले लिया तो इसकी एक्सपायरी नहीं है, वो आजीवन चलेगी। तो ये आपने जो कहा कि ईयरली में जुड़ गया तो ईयरली रिन्यूअल करना, ईयरली पेपर्स देने, वो बिल्कुल नहीं है।
और जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डिफरेंट सिटीज में है उनको एक ही जगह पे रजिस्टर करवाना है। वो एक सरकार ने फायदा दे दिया कि आपको मल्टीपल जगह पे, जैसे जीएसटी में अलग अलग स्टेट में आपको रजिस्टर करवाना है, वो एमएसएमई में जरूरत नहीं है। ये थोड़े फायदे हैं। और एक मुद्रा लोन के बारे में बताना चाहूंगा कि कई बार होता है कि सर मेरे पास तो टर्नओवर 20 लाख से कम है, जीएसटी नंबर नहीं है, तो उन लोगों के लिए मुद्रा लोन का जो स्कीम है वहां पे उस छोटे से लिमिट में आप वो फायदा उठा सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस को ग्रो करना है, आपको जीएसटी के दायरे में आना है, भले ही टर्नओवर 20 लाख से कम हो, ताकि आप इनपुट ले सको और इनपुट दे सको। ये चीज मैं आप दिमाग में जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर ऐड करना चाहूंगा दुगर चंद जी की बात, कि मैं इनपुट ले सकूं दे सकूं की बात छोड़िए, आपका व्यापार जितना मर्जी का हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ऐसे लगेगा आप छोटे व्यापारी एकदम 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 सही कहा सर आपने। जीएसटी नंबर होने से वो व्यापारी अपने आप बड़ा हो जाता है एकदम। किसी को पता ही नहीं मेरी टर्नओवर क्या है। सर मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि हम जो ये कह ना 3 लाख करोड़ का जो स्कीम है, इससे बढ़िया अगर 45 डेज वाली जो स्कीम है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए ना तो वो शायद ज्यादा इंडस्ट्री को हेल्प कर पाएगी। जैसे प्रमोद जी ने कहा था, एकदम मैं उनसे एकदम एग्री करता हूँ कि अगर 45 डेज वाली जो स्कीम है, क्योंकि पैसा रोटेशन में आएगा तो ऑटोमेटिक आपको हेल्प करेगा ही करेगा। हाँ राहुल जी, एक लास्ट रिमार्क आपका। सर मैं डीसी सर की बात में थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है वो एक आधार कार्ड पर आप 5 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल फॉर्म्स चला रहे हैं तो आप 5 रजिस्ट्रेशन तक ले सकते हैं। एंड सेकेंडली उसमें आप अमेंडमेंट करने की कोई भी लिमिट्स नहीं है, आप जितना चाहे अमेंडमेंट कर सकते हैं। ना रजिस्ट्रेशन पे कोई गवर्नमेंट फीस है, ना अमेंडमेंट में कोई गवर्नमेंट फीस है, और रियल टाइम, ऑलमोस्ट रियल टाइम के हिसाब से उसमें रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट होता है, तो बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। रही बात इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की, तो ये बैंक ने आपको रुकी हुई चीज को शुरू करने के लिए दिया है, ना कि कोई नई चीज शुरू करने के लिए। यानी कि आपने कोई नया साइकिल शुरू कर दिया और आप अपना फंड्स मैनेज नहीं कर पाए तो आप कहीं ना कहीं कोविड से जितना अफेक्टेड नहीं है उससे ज्यादा इससे अफेक्टेड हो जाए, क्योंकि एक फिनांस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। आप जरूरत हो तो ही पैसे लीजिए, जैसे प्रमोद सर ने भी कहा कि जरूरत हो तो ही पैसे लीजिए, जितना जरूरत हो उतना लीजिए। गवर्नमेंट ने भले 20% कहा है आपको, लेकिन जरूरी नहीं 20 ही लेना है आपको, क्योंकि एक दिमाग में फिक्स हो जाए कि 20% बैंक दे रही है तो 20 ही लेना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, और जिस पर्पस के लिए आपने लिया है वो पर्पस को फुलफिल कीजिए। अदरवाइज ये पर्पस जो है गवर्नमेंट का डिफीट हो जाएगा ये देने का। अगर आपने पैसा लेकर कहीं अपने पास रख लिया और आगे नहीं घुमाया इकोनॉमी में, तो वो एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा इस स्कीम का। डूंगर जी, एक क्वेश्चन आया फेसबुक लाइव पर मेरे पास कि जो आपने अभी स्कीम बताई मुद्रा लोन, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट समवेयर अराउंड 10% है जहां तक मेरे को मालूम है। बट ये अगेन डायरेक्ट मुद्रा लोन भी काफी सारी एजेंसीज लोन देती है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चले जाओ, इसमें भी बैंक्स इन्वॉल्व है। और ऐड करना चाहूंगा कि 3 तरह की स्कीम्स है। शिशु जहां पे आपको 50,000 का लोन मिलता है, किशोर जहां पे आपको 50,000 और 5 लाख पे लोन मिलता है, और तरुण जहां 5 लाख और 10 लाख पे लोन मिलता है, 10 लाख तक, यानी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की है। इसमें मेन बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको जीएसटी का नंबर प्रॉब्लम है, आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स जी आप जरा, और सेकंड इसमें क्या है, मुद्रा कार्ड दे देते हैं जो कि एक तरह का ओडी और सीसी लोन हो गया। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 10 लाख का लिमिट लिया और मेरे को 10 लाख यूज करना है, जितना चाहो यूज करो, उतना उसके ऊपर आप ब्याज भरो और रीपे करते रहो। मतलब सर ये भी बैंक टू बैंक वेराई करता है इंटरेस्ट रेट। आई होप सेशन बहुत बढ़िया रहा और आप लोगों का जन्म परिवार तहे दिल से धन्यवाद देता है। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा हमें, इसी आशा के साथ सर आपका इजाजत दो, मैं ये सेशन क्लोज करूं। थैंक्स टू अरुण। बहुत बढ़िया अरुण जी, आपने बहुत बढ़िया कंडक्ट किया और बहुत बढ़िया